गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, सृजन आईएएस एकेडमी, लंका वाराणसी से। बच्चों, कल आप लोगों का हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी सफलताएं हासिल की हैं और कुछ लोगों को निराशा भी हुई है। दोनों लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग किन्हीं कारणों से असफल हो गए हैं, उन्हें निराश नहीं होना है। अपने पिछले 1 वर्ष के 2 वर्ष के परिश्रम का मूल्यांकन कीजिए। कहां चूक हो गई, कहां दिक्कत थी, उसको पहचानिए। सफलता और असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप थोड़ा भी सीरियस थे और असफल हुए हैं तो एक बार और प्रयास कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई व्यक्ति ऊंचाई पर अगर गया है तो बिना असफल हुए नहीं गया है, तो ये एक पड़ाव है। जिन लोगों ने सफलता हासिल की है, अच्छे अंक से सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप दोनों के लिए चुनौतियां हैं। जो लोग सफल हो गए हैं उनके लिए भी आगे एक चुनौती है, और जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है उनको पुनः सफल होने की चुनौती है। तो जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है उनको मैं यही कहूंगा पुनः कि निराश ना हो, अपनी कमियों को ढूंढे, कंसिस्टेंसी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ पुनः प्रयास करें। कुछ और अच्छा होगा आपके लिए, प्रयास करने का लाभ मिलेगा भी। और जिन लोगों ने सफलता हासिल कर ली है, देखिए, खुशी का तो अपना एक सबका अलग अलग मापदंड होता है। हम आपको एक एग्जांपल दें। जिन लोगों ने सोचा हो कि हमको 70% आ जाए, उन्होंने जो परिश्रम किया होगा, अपना मूल्यांकन किया होगा, अगर वो 70 पा गए होंगे या 75 पा गए होंगे तो बहुत खुश होंगे। जिन लोगों ने 90% की उम्मीद किया होगा, अगर वो 85 पा गए होंगे तो खुश नहीं होंगे, कम खुश होंगे। तो इसलिए कोई एक स्केल नहीं है। 75 वाला बहुत खुश हो सकता है, 85 वाला दुखी भी हो सकता है थोड़ा। लेकिन देखिए, यही जीवन है। हमारे आपके हाथ में है केवल परिश्रम करना। आप ईमानदारी से बस अपने आप से पूछिए कि आपने कितना ईमानदारी के साथ प्रयास किया था, और क्या जितना आपने ईमानदारी दिखाई थी आपका रिजल्ट उस लेवल पर है या नहीं है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब हम आप परिश्रम करते हैं तो बहुत कुछ अनहोनी ना हो तो हमें रिजल्ट उसके अनुकूल मिल ही जाता है, अगर बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ तो। जो लोग सफल हो गए हैं उनके लिए एक पड़ाव है। देखिए, इंटरमीडिएट पास होने के पश्चात एक नई चुनौती शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद आपकी करियर बनाने की एक दिशा तय होती है। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए 2 साल 3 साल पहले से ही सोचना शुरू कर दिया होगा। गार्जियन वैसे होंगे, वैसा एनवायरमेंट होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अब सोचना शुरू करेंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर लेंगे तब सोचना शुरू करेंगे। देखिए, जो लोगों ने थोड़ा पहले सोचा और उतना परिश्रम किया, तो बहुत से इसमें ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट के पश्चात आप पाएंगे कि वह इंजीनियरिंग, मेडिकल या ऐसे ही प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें वो निकल जाएंगे, या अगर इस वर्ष नहीं निकले तो अगले साल निकल जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी तैयारी पर एक भरोसा होता है। कुछ कमियां रह गई तो अगले साल वो निकल जाते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो इन कोर्सेस के लिए या तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, उनको लगता है हमको सिंपल ग्रेजुएशन करना और कुछ और दिशाएं तय करनी है, या कुछ इंटरेस्टेड होते हैं बट सफल नहीं हो पाते और उनको ग्रेजुएशन सिंपली ग्रेजुएशन करना पड़ता है 1 साल बाद या 2 साल बाद, कि चलो बीए या बीएससी या बीकॉम वगैरह इस तरह कोई कोर्सेज कर लिया जाए। तो आप लोग को हम ये कहना चाहेंगे बच्चों कि यह वो समय है इंटरमीडिएट के पश्चात कि अगर कहीं से थोड़ी अगर चूक हो भी गई, जिन लोगों ने एक दिशा मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों ने थोड़ी सी चूक हो गई और किसी ऐसे कोर्सेस में नहीं जुड़े जिसका आगे एक भविष्य निश्चित रहता है,
प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे हैं और आपको ग्रेजुएशन करना हो रहा है सिंपली, तो उनसे हम खास तौर से ये कहना चाहेंगे कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, और सिंपली हर आदमी चाहता है, हर लड़का चाहता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो चाहता ही है करना, और अधिकांश कंपटीशंस ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर ही है। तो जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग इंटरमीडिएट को क्लियर कर चुके हैं, हम उसे ही कहेंगे कि अपनी दिशा को बिल्कुल तय कर लीजिए। हमको किस दिशा में जाना है उसको बिल्कुल निर्धारित कर लीजिए। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी समझ है कि जिन लोगों ने इसके बाद किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने आप को जोड़ लिया है, उनको छोड़ दिया जाए तो आगे आने वाले समय में आपके पास मोटे तौर पर 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। मोटे तौर पर एक होता है जिसको हम लोग आम बोलचाल में वनडे एग्जामिनेशंस बोलते हैं, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, सिपाही और उससे जुड़े हुए सेम पैटर्न, सेम सिलेबस पर बहुत से एग्जाम्स होते हैं। कुछ उसमें 10+2 लेवल पर भी होते हैं और कुछ उसमें आफ्टर ग्रेजुएशन भी होते हैं। एक दिशा वह हुई, फिर से हम कह रहे हैं, जिसको कहते हैं वनडे एग्जामिनेशन, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके या जीएस। यूपी के एग्जाम को देखें तो या बहुत से स्टेट्स में इंग्लिश नहीं होता है, हिंदी होता है, या बहुत जगह दोनों ही होता है, या ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी कर लें या इंग्लिश कर लें। मींस कि जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, या तो बोथ, या फिर एक ऑप्शन रहेगा कि कोई एक कर ले या कोई एक ही रहेगा। एक ये सिलेबस, एक इसका पैटर्न है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अगर 20-25 एग्जाम्स इस दायरे में आते हैं तो सभी बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन 70 to 80% आपसे कहेंगे सिलेबस कॉमन है। बैंक में जाएंगे तो 20-30% कुछ दिशा अलग हो जाती है, ऐसे किसी और अदर एग्जाम्स में आएंगे तो कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 80% में वही मैथ का सिलेबस, वही रीजनिंग, वही जीएस और वही इंग्लिश, वही होता ही है। अब जिस एग्जाम में हम ज्यादा फोकस हो गया, किसी में एक पैटर्न पे तैयारी आपने किया, अब जिस पर्टिकुलर कोई सामने एग्जाम आया उसका जो 10% वेरिएशन है उसको फिर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो एक दिशा आपकी हो गई जिसको आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि वनडे एग्जामिनेशंस, जिसमें हम लोगों ने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश, हिंदी तैयार कर लिया। तो साल में अगर इंटर के बाद देखेंगे तो आपको 5, 7, 8, 10 एग्जाम मिल जाते हैं, और ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो यह संख्या और बढ़ जाती है, 15-20 एग्जाम्स आपके सामने होते हैं। अब तैयारी कैसे किया जाए, कब किया जाए, कब शुरू किया जाए? तो देखिए, यही सबसे उपयुक्त समय होता है जब आप इंटरमीडिएट कर चुके होते हैं। इंटरमीडिएट के पहले भी इस तरह दिशा में सोचना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट तक का भी जो सिलेबस है वो सभी, अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तो करना भी चाहिए उस समय, अदर और जगह दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आगे मुझे कंपटीशन देना है, तो वो सब कुछ पढ़ा हुआ आगे काम ही आता है। तो एक दिशा यह हो गई, और दूसरी दिशा एक होती है जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, को आम बोलचाल में कहते हैं टेस्ट मैच टाइप का कर लीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट आपके स्टेट के एग्जाम्स हो, पीसीएस के एग्जाम्स हो। इधर हिंदी बेल्ट के लोग हैं तो यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बहुत लोग हिमाचल प्रदेश भी चले जाते हैं। तो ऐसे कम से कम 8-10 ऐसे स्टेट्स हैं जो आपको मिल जाया करते हैं। इनका भी अपना एक पैटर्न है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, और मोर और लेस थोड़ा सा जरूर बदलाव है, लेकिन इसमें भी यही कहेंगे कि 70%, 80% मोर और लेस कह लीजिए कि एक पैटर्न है जिसमें जीएस का एक बड़ा सेक्शन यहाँ पे हो जाता है, यूपीएससी में आते हैं तो एक ऑप्शनल, मेंस में आते हैं तो ऑप्शन में मिल जाता है, और ऐसे हो गया। और कुछ एक लैंग्वेज की बात होती है, कहीं कोई एक क्वालिफाइंग होता है, कहीं कोई उसका नंबर जुड़ता है, लेकिन मोर और लेस सिलेबस यही होता है। ठीक, ये 2 तरीका हो गया, एक वनडे एग्जामिनेशंस जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और प्लस हिंदी जोड़ दिया जाए, एक टेस्ट मैच टाइप का एग्जामिनेशन जो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, इसको भी आप जान लें। ठीक, वनडे एग्जामिनेशंस में हम इंटर के बाद एनडीए को भी जोड़ सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस को भी जोड़ सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी में भी बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको डिफेंस में जाना है, उनको भी हम वनडे में डाल सकते हैं। और टेस्ट मैच में हमने आपको ये बताया। तीसरा एक और है, बहुत से छात्रों का ये गोल होता है एकेडमिक लाइन में जाने के लिए, एज ए प्रोफेशन ग्रुप में, एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, या टीजीटी पीजीटी कर लिया। तो एक दिशा और भी है वो जिसको हम लोग एकेडमिक लाइन कह सकते हैं। उसके लिए प्राथमिक से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेजेस में, हर स्तर पर टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं। प्राथमिक लेवल का भी होता है जिसको शिक्षक भर्ती हम लोग कहते हैं,
जूनियर हाई स्कूल का भी होता है 6 to 8 के लिए, फिर हाई स्कूल के लिए भी होता है, इसको टीजीटी बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट के लिए भी होता है, इसको पीजीटी बोलते हैं, फिर डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए होता है जिसमें हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं और जिसके लिए अलग क्वालिफिकेशन होती है, नेट और पीएचडी वगैरह है, सबकी अपनी अपनी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक दिशा है कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, वो एक अलग है। क्योंकि जब हम लोग कहीं गोल सेट करते हैं कि हमको प्राथमिक एग्जाम देना है या जूनियर हाई स्कूल में जाना है, तो उसका एक अपना पैटर्न है कि हमको टेट सीटेट वगैरह क्वालिफाई करना है, और फिर जब आपके सुपर टेट या जिसको शिक्षक भर्ती करते हैं उसके एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप अपीयर होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में इसमें भी थोड़े बहुत नॉमिनल चेंजेस रहते हैं, लेकिन आज के समय में टेट सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। हाई स्कूल लेवल पे चले जाएं आप तो आपके लिए बीएड आवश्यक होता है, और ग्रेजुएशन में वैसे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिसके लिए वैकेंसीज आती है। इंटरमीडिएट के चले जाएं जिसको हम लोग पीजीटी कहते हैं, तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से आप पीजीटी के टीचर आप बन जाते हैं। अब तो उसके लिए भी जैसे यूपी में नहीं था बीएड, उसके लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया, और उसके ऊपर हायर एजुकेशन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो आपके लिए नेट और पीएचडी जैसी आवश्यकताएं निर्धारित हो जाती हैं, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद की, तो जिसका यह दिशा है वो इसी समय ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ उस दिशा में सोचना शुरू कर देता है। उसका अपना एक अलग पैटर्न है, उसको अपने एकेडमी को बहुत स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है। ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स, बीएड करना है तो वहां पे अच्छा हो, क्योंकि जब आप एकेडमिक लाइन में जाते हैं तो वहां पे आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, जो आपके उसका वहां पे परफॉर्मेंस है, वो भी कहीं ना कहीं उसको काउंट किया जाता है। कहीं कहीं उस पर एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं बोनस के रूप में, और कहीं कहीं आप इंटरव्यू जाते हैं तो उसका अपना एक महत्व होता है। लेकिन जब आप इधर कंपटीशन में आते हैं जो वनडे एग्जाम या जिसको सिविल सर्विस कहते हैं, यहाँ पर आपको ये जान जाइए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किया अगर आपने है, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। वहां आप सीधे ओपन कंपटीशंस में जाते हैं। हम सेकंड और थर्ड क्लास के लड़कों को भी यूपीएससी क्वालिफाई करते हुए देखा है या वनडे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते देखा हुआ है। तो वहां पे उस समय आपने क्या परफॉर्म किया वो मायने रखता है, उस समय आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आपने ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स पाए हैं, इंटर में कितने पाए हैं। तो एकेडमिक है, उनको अपना एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग रखना है और ग्रेजुएशन करना है। निचले जो एग्जाम्स है प्राथमिक विद्यालयों में या जूनियर हाई स्कूल में वहां के लिए जो क्वालिफिकेशंस है बीएड वगैरह है उसकी दिशा में बढ़ना है, या अगर हायर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट और पीएचडी की दिशा में सोचना है। तो ये 3 तरह के एग्जाम्स आपके सामने होते हैं मैक्सिमम अगर सरकारी सेवाओं में आप जाना चाहते हैं। अब इनमें हमारी संस्था क्या कर रही है, तो जो वनडे एग्जामिनेशंस है उसके लिए हम लोगों ने, और हम एक बात और पहले कहना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट के बाद आपको ग्रेजुएशन करते समय एक गंभीरता, क्योंकि ये समय हम लोगों ने भी इस समय को जिया है और कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों ने उस समय को गंवाया है, तो हम आपसे कहेंगे कि वो चूक नहीं होनी चाहिए। कंडीशन टफ है, हम लोग के दौर से आज बहुत टफ है, तो हम ये चाहेंगे कि इंटरमीडिएट के पश्चात अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए है, बीएससी, बीकॉम वगैरह आदि कर रहे हैं और सरकारी सेवाओं में इस तरह के किसी पैटर्न पे जाना चाहते हैं, तो आपको 3 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अभी से सीरियस हो जाइए। अगर आप अभी से सीरियस होते हैं तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए अपने रूटीन में ही केवल आपको एक डिसिप्लिन लाना है। आप 2 से 3 घंटे का रेगुलर आप दे रहे हैं, तो आप जब भी एलिजिबल होंगे जो इंटरमीडिएट के एग्जाम है उसके बाद या ग्रेजुएशन के बाद है उसके बाद, तो आपको किन्हीं भी तरह का न तो प्रेशर होगा, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। आप कभी भी 2-4-6 महीने गंभीर होकर के आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जिस भी कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं, कम से कम उस कंपटीशन में बैठने की एक जो लेवल होना चाहिए वो हो। उस लेवल का मतलब क्या है कि जो सिलेबस है कम से कम वो पूर्णतया अच्छी तरह आपकी मुट्ठी में हो। आप ऐसे ही बैठ जाते हैं फिर कहते हैं कि यस असफल हो गए, नंबर इतना कम आ गया, हमारा नहीं हुआ। आपको बिल्कुल तैयार होना है, अपने पूरे सिलेबस पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। और आज का जो कंपटीशन है वो केवल सिलेबस को जान लेने से सफलता नहीं मिल रही है। आज का जो कंपटीशन है आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। आपको सब कुछ आना भी चाहिए और बहुत कम समय में जो समय दिया जाता है निर्धारित होता है उस समय में आपको परफॉर्म करना है। तो एक बहुत फास्ट समय दौर आ गया है, बहुत टफ हो गया है। लेकिन टफ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मुश्किल है, ये हासिल नहीं कर सकते। हमेशा हम कहेंगे डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी चीज होती है वो कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। आप 5 घंटा ना पढ़ें, आप केवल 2 घंटा पढ़ें, आप रेगुलर पढ़िए। आप खुद सोचिए कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आप कितने घंटे ऐड कर चुके होंगे कंपटीशन की दिशा में। और वही जब आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तब आप सोचिए क्या सीन होता है कि आप फिर तैयारी करना शुरू करते हैं। चूंकि ग्रेजुएशन हो चुका होता है, केवल तैयारी करते हैं,
1 साल के बाद अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो आप अपने आप को फेल्योर मान लगते हैं या फ्रस्ट्रेशन में चले जाने लगते हैं। उस चीज से बचने के लिए अगर आप अभी से इस समय इस चीज को सोचते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी। अब हमारी संस्था सृजन IAS एकेडमी इसके लिए क्या कर रही है, तो जो वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग एक बैच चला रहे हैं, उड़ान बैच, जो 1 ईयर का कोर्स आपका 6 से महीने में ही पूरा हो जाता है, बट हम लोगों ने 1 साल के लिए इसलिए रखा है कि अगर आप 6 महीने में कोर्स पूरा कर लें और अगले 6 महीने में अपने परफॉर्मेंस को सुधारें, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि आप सब कुछ जान लेने के बाद ही तब तो सच कहिए आप फॉर्म भरने लायक होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। जब आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं 5-6 महीने में, उसके बाद तो आप फॉर्म भरने लायक हैं। हम सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम, लेकिन उसके बाद फिर अगर आपने 6 महीने और उसी दिशा में अपने आप को लगा दिया, जिसको हम कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं, तो अब आप क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अपग्रेड होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाने की स्थिति में होंगे। इसलिए हमने इसको 1 साल का रखा है। और बहुत से बच्चे तो इस 1 साल के बाद भी हमसे जुड़े रहते हैं और बहुत नॉमिनल फी में डिस्काउंट के साथ वो रीएडमिशन ले लिया करते हैं। तो 1 साल का एक बैच है जिसमें हम लोग SSC, बैंक, रेलवे वगैरह, हम लोग NDA भी चला रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 10+2 के बाद डिफेंस की ओर जाना चाहते हैं, जिसको हमने 3 या चौथे लाइन को इसलिए रखा क्योंकि वो भी वनडे पैटर्न पे ही आ जाता है और NDA CDSE जो कि UPSC कंडक्ट कराती है तो उसका एक लेवल होता है, तो वो भी आपको एग्जाम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा चीज हमने कहा सिविल सर्विसेज के लिए, तो सिविल सर्विसेज के लिए हम लोगों ने एक विशेष बैच चला रखा है। देखिए टारगेट बैच तो हमारे यहाँ चलता है, जिनको अभी 2025 का देना है, मान लीजिए एग्जाम प्री, उसके लिए सब कुछ चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं। जिनको UPPC देना अक्टूबर में होना है, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज, UPSC के टेस्ट सीरीज के समाप्त होते ही तुरंत शुरू हो जाएगी उनके लिए। और एक स्पेशल बैच हम लोग शुरू किए हैं, मई में शुरू करने जा रहे हैं, 5 महीने का एक UPPCS के लिए, प्री के लिए। तो वो तो जो सामने एग्जाम से चलते रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग इंटरमीडिएट के बाद तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं, तो वो एक पैटर्न पे हमसे जुड़ जाएं, ताकि 2-2.5 साल 3 साल होते होते वो अपने पूरे सिलेबस को न केवल अच्छी तरह से जान जाएं, बल्कि प्री और मेंस के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जब ग्रेजुएशन हो जाए और उसके बाद जब पहले ही अटेम्प्ट में बैठे तो प्री उनके लिए एक मुद्दा ही ना हो। उनके लिए मुद्दा यह हो कि हम मेंस में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला पाएंगे, अगर उसमें निकल गए तो हम इंटरव्यू कैसे निकालेंगे। और वही बात जब ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं तो 2 साल आप तैयारी में जाता है, उसके बाद स्वाभाविक है, क्योंकि आप बैठ के तैयारी करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, तो जो मिशन बैच है आपका, उस मिशन बैच में 3 साल का एक कोर्स है, जिसमें हम लोग पहले साल में एक हम लोग बनाया हुआ अपना एक पैटर्न कि पहले साल में आपको क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर तय कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मिशन बैच हो गया। और तीसरा यह आपका है जो कि हमने कहा एकेडमिक लाइन में है, तो उसको आप लोग हमारे यहाँ टेट सीटेट के बैच चलते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो वो ग्रेजुएशन के बाद की चूंकि प्रक्रिया है, ग्रेजुएशन आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब आप जो उसके और उसकी क्वालिफिकेशन से नॉर्म्स है उसको पूरा करते हैं, तब टेट सीटेट वगैरह एग्जाम्स देते हैं। तो हमारे टेट सीटेट के भी बैच चल रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन है कर चुके हैं उनके लिए कर, और बाद में जब वैकेंसीज आती हैं तो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता है। तो हम सब आप सबसे यही कहना चाहेंगे, और चूंकि रिजल्ट आया है तो हम खास तौर से फोकस्ड है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कि आप लोग अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल या ऐसे किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले गए, बहुत अच्छा है, आपने पहले से तैयारी की रखी है। जो लोग ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और सरकारी सेवाओं, गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड है, तो उनको अभी से तैयारी में लग जाना है। आपको समय नहीं गंवाना और प्रेशर के साथ तैयारी नहीं करना है। आप सिंपल अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हंसते खेलते केवल एक डिसिप्लिन में रहिए कि जैसे आप दिन भर की आपकी दिनचर्या होती है, सभी काम आप करते हैं, उसी में इसको भी एक जोड़ लीजिए, या यूं कह लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, समझिए कि एक सब्जेक्ट और है कंपटीशन का सब्जेक्ट, जिसके लिए हमको 2 घंटे क्लास करने हैं और घर पे 1 घंटे और देने हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसका आप अभी अनुमान नहीं लगा सकते, अगर केवल आप मेरे कहने मात्र से। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ ही जुड़े, आप जहां हो, अगर आप लगे कि हम खुद से भी कर सकते हैं तो खुद से भी करिए, लेकिन ये जरूरी है कि शुरू जरूर कर दीजिए। तो एक बार पुनः सभी सफल छात्रों को हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो असफल छात्र छात्राएं हैं, बिल्कुल निराश न हो। आप किसी भी बड़े सफल व्यक्ति को देखिएगा तो उसके जीवन में कई असफलताएं होंगी, इसलिए अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है बावजूद उसके असफल हैं,
तो आप निश्चित रहिए ये असफलता एक क्षणिक हो सकती है, इस वर्ष हो सकती है। आप अगर मेहनती हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इस बार कम अगर सफल है, मान लीजिए पास तो हो गए, नंबर कम आया है, बिल्कुल अगर आपने परिश्रम पूरा किया है तो आपको एक जगह आपको कमी दिख सकती है, आगे हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है। और बड़ा लक्ष्य पाने के लिए तो असफलताएं एक कह सकते हैं वो तो लगा ही रहेगा, उस पर कोई चिंतित नहीं होना है। हाँ, असफलताओं के पश्चात अपना इवोल्यूशन करना, अपनी कमियों को पहचानना और उन कमियों को दूर करना ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनको आप दूर नहीं करते हैं तो फिर वही असफलता आपके हाथ लगेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं एडमिशन लीजिए और अपने आप को जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में जो आवश्यक तैयारी का भाग है उसको खुद से, या जहां आप रहते हैं वहां पे कोई सुविधाएं हैं, या अगर आप बनारस में हैं और यहाँ जुड़ना चाहते हैं हमारे यहाँ आइए। किसी को कभी कभी दिक्कत होती है कि कई चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, हम इस दिशा में जाएं, इस दिशा में जाएं, और है बहुत सी बातें हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे एक्सपर्ट्स, मैं खुद आपसे मिलूंगा, आपके इंटरेस्ट को पहचानूंगा और यह देखूंगा कि आप किस दिशा में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा वनडे एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा कर सकता है वो सिविल में ही कर जाए, या जो बच्चा अगर वनडे एग्जाम में सफल नहीं है हो सकता है वो सिविल में सफल हो जाए, क्योंकि सबका अपना अपना एक पैटर्न है, सबका अपना सोचने समझने का नजरिया होता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे साथ कई लोगों में है जिन्होंने पहले वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी की, सफल नहीं हुए, और सिविल सर्विसेज के लिए फिर उसके बाद जब वहां सफल हो गए 2-3 बार के बाद, तो उन्होंने इस दिशा में हाथ लगाया और 1 या 2 वर्ष के परिश्रम के पश्चात सफल हो गए। और ये नहीं है कि पहले की पढ़ाई उनकी काम नहीं आई, हमेशा जो आपका ज्ञान होता है, जो आपका शिक्षा होती है, वो कहीं ना कहीं आपको पे जरूर करती है। रिजल्ट तो एक केवल वो होता है कि आपको एक उस समय तात्कालिक तौर पर एक दिखता है कि एक चीज आ गया, बट जो आप हासिल कर चुके होते हैं, जो आपने ज्ञान अर्जित किया होता है, वो जीवन में कहीं ना कहीं पे जरूर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, हमारे कहे अनुसार आप अपने दिशा में लगिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और इसका आपको जरूर लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।